Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Manu Tariq and I welcome you all to Pen Gravity. In today's video, we will be discussing about Dawn editorials that are published on 18th August 2025. So आज के editorials को discuss करने से पहले there is an important announcement which I would like to make. Announcement है जी पीएम में CSS MPT के हवाले से। आप सबको पता है कि MPT इज़ राउंड द कॉर्नर, तो उसके लिए जो है एक वेबिनार पेन ग्रेविटी ने कंडक्ट करवाया था 17 अगस्त को, यानी कि संडे को, और इसकी क्लासेस जो हैं वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसमें रजिस्टर करना चाहे वो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी अटैच्ड हैं उनको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी ओपिनियंस और एडिटोरियल्स हैं उनके हवाले से वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं इनमें 2024 के तमाम हमारे पास ओपिनियंस मौजूद हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर। इसके साथ साथ 2025 के जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी अभी तक ओपिनियंस आ चुके हैं अगस्त के मंथ तक, वो सब भी वीडियो शेप में मौजूद। Along with this, we are also working on another project जो कि है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप सबको पता है कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जर्नल्स होती हैं जिसके अंदर रिसर्च पेपर्स होते हैं, और ये रिसर्च पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके CSS PMS एग्ज़ाम्स के लिए। तो इनके ऊपर भी हमारे पास तमाम वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, और जो भी स्टूडेंट इनको हासिल करना चाहता है वो फोकल पर्सन से कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब ये सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये आपके इंग्लिश ऐसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में क्रिटिकल अप्रोच डेवलपमेंट के लिए आपके लिए नेसेसरी है, और इसके साथ साथ आपको आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग आएगी। लास्टली एक और अनाउंसमेंट है, और वो है कि ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, आपको पता है ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और CSS PMS का एग्ज़ाम जो है वो 90% रिवॉल्व ही इस पेपर के इर्द गिर्द करता है, और ऐसे तब तक नहीं आपको आ सकता जब तक आप उसको लिख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना करें। तो ऐसे की इवेलुएशन का जो सेशन है दैट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर दिस, उसको आप ज्वाइन करें ताकि जितनी भी आप रिटन चीज़ें लिख रहे हैं, एसेज लिख रहे हैं, उनको इवेलुएट करवाएं और टीचर से उनके ऊपर फीडबैक हासिल करें। ये इसमें जो स्लाइड्स में इश्यूज हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर। आज के हमारे एडिटोरियल का सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है नो इजी पाथ। नो इजी पाथ में हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और किस तरह से IMF के सॉल्यूशंस की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो अभी हमारे जो रीसेंट इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसकी रेट्स में कुछ बेहतरी आई है। हमारे रिजर्व्स जो हैं जितने भी हमारे पास पड़े हुए हैं वो कुछ बेहतर हुए हैं पहले से, और फिजिकल डिसिप्लिन आया है। लेकिन ये तमाम जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स हैं ये क्या हैं जी? शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, या दीज आर नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये एक बहुत वीक सोल्यूशंस हैं, और ये हमें क्यों इतनी जल्दी देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि हमने रिसेंटली IMF का प्रोग्राम जो है, स्ट्रक्चरल प्रोग्राम एक और हासिल किया है, जिसकी वजह से IMF की अप्रूव्ड की गई जो कुछ शराइत हैं वो हमें अपनानी पड़ी हैं, जिसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स आते हैं। और फिर इसके साथ साथ हमारे पास एक्सटर्नल सपोर्ट आई है इन द फॉर्म ऑफ एड, जिसकी वजह से कुछ इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हुए हैं, जिसमें इन्फ्लेशन आ जाती है, स्टेबिलिटी हमने जो शॉर्ट टर्म अचीव की है वो है, और रिजर्व्स हैं। लेकिन ये जो है ना हमारी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से हल नहीं कर सकती, या ये हमारी प्रॉब्लम्स का सही सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत डीप रूटेड है, और जब तक कि हम उन डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस ना करने तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो गई है या बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। अब ये डीप रूटेड इश्यूज क्या हैं? सबसे पहला इशू है जी, पाकिस्तान में एनर्जी की कॉस्ट बहुत महंगी है। अब आपको पता है कि हमने एक शिफ्ट लिया सोलर की टूवर्ड्स भी, और हमने सोलर भी अडॉप्ट करने स्टार्ट हुए, लेकिन फिर हमने देखा कि इवेंचुअली सोलर पैनल के ऊपर भी टैक्सेस जो हैं इम्पोज कर दिए गए। और वो क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी पॉलिसीज जो हैं वो इतनी इनएफिशिएंट हैं। हमारे पास जो है जो हमारी पॉलिसीज़ हुई हुई हैं, जो हमारी पॉलिसी फ्रेम हुई हुई है, जिस तरह से हमारे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं एनर्जी कंपनीज़ के साथ, तो वो ही फ्लॉड हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को बहुत सारे नुकसानात देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाकिस्तान में नहीं है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में फंक्शनल ही नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो मिनिमल परसेंट आपकी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है GDP पे। और ये सब क्यों है? क्योंकि पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। अगर कोई
एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आती है तो उसको कंटिन्यू नहीं कराया जाता। तो इस सब की वजह से क्या है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत वल्नरेबल है, यानी इट इज़ प्रोन टू, मतलब ये प्रोन है कि इसके अंदर जो है इसको धचके पड़ते रहें और ये इनस्टेबल होती रहे और इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती रहें। और ये क्राइसिस जो है वो भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेबल इकोनॉमी नहीं है। तो ये बात की है जी उन्होंने एडिटोरियल में कि पाकिस्तान रीसेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लोअर इन्फ्लेशन, इंप्रूव रिजर्व्स एंड फिजिकल डिसिप्लिन सिग्नल शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, यानी ये तमाम क्या सिग्नल करें कि कुछ वक्त के लिए स्टेबिलिटी हमने हासिल कर ली है, लेकिन दीज गेन्स आर फ्रेजाइल एज दे आर लार्जली ड्रिवन बाय IMF प्रिस्क्राइब्ड ऑस्टेरिटी एंड टेम्परेरी एक्सटर्नल सपोर्ट। यानी ये बहुत वीक हैं चीज़ें। ये क्यों हैं अभी हमें मिल रही? क्योंकि हमने देखा कि हमने IMF से जो प्रोग्राम हासिल किया उसकी वजह से जो एड मिली उसकी वजह से कुछ इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हुए हैं। लेकिन अनटिल और अनलेस हम डीप रूटेड वीकनेसेस जिसमें हमारी हाई एनर्जी कॉस्ट है, वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है एंड डिपेंडेंस ऑन स्टॉप गैप मेजर्स है, जब तक इनको एड्रेस नहीं करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी विल रिमेन वल्नरेबल, अंडर परफॉर्मिंग एंड क्राइसिस। अब रीसेंट साइंस ऑफ स्टेबिलिटी हमें क्या नज़र आए हैं कि हमने देखा कि जी इन्फ्लेशन जो है वो कुछ हमें कम होती हुई नज़र आई। इसके साथ साथ हमारे जो रिजर्व्स हैं वो क्लाइम किए टू $14 बिलियन। करंट अकाउंट जो है उसमें हमें थोड़ी सी बेहतरी देखने को नज़र आई और वो सरप्लस में गया। फिजिकल डेफिसिट जो है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले और जो पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ मार्केट कॉन्फिडेंस, यानी मार्केट का कॉन्फिडेंस दोबारा से इंक्रीज हुआ। अब इसमें कुछ टर्म्स मैंने बोली हैं, जिस तरह इन्फ्लेशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है और IMF बैक्ड ऑस्टेरिटी है। अब इनको समझते हैं कि क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, यानी कि आपकी जब अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाए तो हम उसको कहते हैं जी वो इन्फ्लेशन है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हों तो वो क्या होती है जी? इन्फ्लेशन होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल देन इट्स एक्सपोर्ट्स। अब आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जी किसी भी कंट्री की इंपोर्ट्स और एक होती है एक्सपोर्ट्स। तो जब आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से बढ़ जाए, यानी कि नंबर ऑफ डॉलर कमिंग इनटू योर कंट्री इज लेस देन द नंबर ऑफ डॉलर गोइंग आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, तो ये आपका क्या पैदा करता है? करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा करता है। इसी तरह आता है जी फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, यानी जो उनका खर्च है वो उनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो, जब वो इतना अर्न नहीं कर रहे लेकिन वो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका क्या पैदा हो जाता है? फिजिकल डेफिसिट। IMF बैक्ड ऑस्टेरिटी। अब IMF जो है ना वो जब भी कोई आपको लोन देता है तो उसके साथ वो क्या देता है? एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम देता है जिसको हम सैप कहते हैं। उस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर कुछ वो पॉलिसीज़ बताता है आपको कि किस किस जगह पे आपने अपनी जो स्पेंडिंग है उसको कट करना है, यानी जो खर्च आप कर रहे हैं उसको आपने कम करना है। तो जब वो आप खर्चे को कम करते हैं तो कट जब करते हैं स्पेंडिंग को, जब आप टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है उसको आप ख़त्म कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? IMF बैक्ड ऑस्टेरिटी कहते हैं। वीकनेसेस एंड सेटबैक। अब पाकिस्तान की जो मीशत है उसके अंदर वीकनेसेस क्या है कि जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान में नहीं है। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से क्या मुराद है? इंडस्ट्रीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और 2024 के ही फिगर्स अगर हम देखें तो 0.74% से आपकी जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। अब ये जो है ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंजेक्टिवली जो थर्ड ईयर में भी आपकी उसकी ग्रोथ कम होती हुई नज़र आ रही है। तो पहले तो हमने देखे, अब हम कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं आपके, वो लेके किस तरह से आपके इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है? आपको नुकसान ही पहुंच रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी जो वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी इकोनॉमी को असल मायनों में स्टेबल करना है उनके ऊपर आपका फोकस नहीं है। और वो क्या है कि जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। और जो फैक्ट्स आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये तीसरा साल है लगातार जिसमें आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम होती हुई नज़र आ रही है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करती है 8% टू द GDP, लेकिन इसका भी अभी ग्रोथ जो है वो अनसस्टेनेबल है। जून 2024 से लेके अब तक क्या हुआ है जी? 4.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है, लेकिन -3.67 मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर डिक्लाइन हुआ है, यानी वोलेटिलिटी आपका शो कर रहा है।
अब ये हो क्यों रहा है, स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं? एनर्जी कॉस्ट हायर देन रीजनल कंपटीटर्स। पाकिस्तान में आपकी इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो करती? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो जितनी भी तमाम रीजन की कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे महंगी एनर्जी पाकिस्तान की है। तो जब आप देखें कि एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कि एक कोई शर्ट है, वो शर्ट पाकिस्तान में अगर $1000 की बन रही है क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी है बनने की, तो वो बांग्लादेश में वही शर्ट आपको सेम जो है वो 500 की मिल जाएगी। तो फिर लोग क्या प्रेफर करेंगे, हमेशा ग्लोबल मार्केट के अंदर कंपटीशन जो होता है वो होता है। तो कंपटीशन की वजह से आपकी कंपनीज या आपकी जहाँ भी आपने उनको एक्सपोर्ट करना है वो तो चीपर प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। तो पाकिस्तान में जब कॉस्ट ही इतनी महंगी है तो आप चीपर प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। कॉस्ट क्यों महंगी है जी? क्योंकि एनर्जी महंगी है। इसके बाद आपकी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका फोकस इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता। पाकिस्तान का फोकस किस चीज़ पे होता है कि जी बस कर्जा ले लिया जाए और किसी तरह जो अभी क्राइसिस हमारे सर पे खड़ा है उसको किसी ना किसी तरह से टाल दें। हैवी कॉरपोरेट टैक्स बर्डन, यानी कि आपकी जो इनकम जो वो क्लास है कि जो कि ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है या सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर ही टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए हुए हैं, बजाय इसके कि आप अपने टैक्स नेट को इंक्रीज़ करें और उन लोगों को या उस एलीट को टैक्स नेट में लेकर आएँ जो कि टैक्स पे नहीं करता। फिर एक और इशू है जी पॉलिसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं है। आज एक पॉलिसी है, ये नहीं पता कि वो पॉलिसी कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, न्यू गवर्नमेंट आएगी तो उसका फ्यूचर क्या होगा। इनफॉर्मल कर्ब्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर आप क्या करते हैं जी, जो रॉ मटेरियल एसेंशियल हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्ज स्केल के ऊपर, उस पर कभी कभी हम अपनी मर्जी से जब भी चाहें हमारी हुकूमत जो है उसके ऊपर क्या कर देती है जी, कर्ब्स लगा देती है, यानी सैंक्शंस लगा देती है। उनका जो है एंट्री इन योर कंट्री उसको बंद कर देता है। लास्टली डॉलर लिक्विडिटी क्रंच लिमिटिंग इंडस्ट्री एक्सेस। तो इंडस्ट्री की एक्सेस को क्या चीज़ रो रहा है कि रोक रही है कि डॉलर का जो है लिक्विडिटी हो जाती है। कभी आपका डॉलर रेट स्टेबल नहीं होता, कभी जो है आपके मुल्क में इतने नंबर ऑफ डॉलर्स नहीं होते, तो फिर इनको सस्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, तमाम इंपोर्ट पे बैन लगा देते हैं। फ्रेजाइल गेन्स एंड पॉलिसी चैलेंज। अब क्या है जी, गेन्स जो हम हासिल कर रहे हैं वो क्या हैं जी, वो बिल्कुल ही टेम्परेरी गेन्स हैं, यानी कि जो हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र भी आ रही हैं वो बिल्कुल टेम्परेरी हैं। और वो क्यों है? क्योंकि हमें कर्जा कहीं ना कहीं से मिल जाता है, हमारी कंट्री में एक मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग नहीं है, और या राइजिंग रेमिटेंसेज हैं। राइजिंग रेमिटेंसेज का क्या मतलब है? जितने भी जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा क्या होता है, जितने भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जब वो अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं तो वो डॉलर्स की सूरत में भेजते हैं, तो उन रेमिटेंसेस की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेन कर पा रही है। लेकिन अगेन ये वही बात है कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी इकोनॉमी को जो है स्टेबलाइज करें। इसके लिए हमें जो रिफॉर्म्स चाहिए उसमें है प्रोडक्टिविटी बूस्ट। हमें जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन लेकर आनी है, यानी ऐसी गुड्स लेकर आनी है जो पाकिस्तान में बनाई जाएं और फिर उनको बाहर जो है एक्सपोर्ट किया जाए। फिर ये कब होगा? जब आप अपनी हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है नेशनल ड्रिफ्ट, और इसके लिए साथ साथ आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट फिर आपको बाहर की मुल्क से इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में लेकर आनी है, ताकि वो मशीनरी लगाएं और जिना की जो एस्पिरेशंस थी अबाउट पाकिस्तान या उनका जो विजन था प्रोडक्ट्स बनाए उनको बाहर। तो पाकिस्तान बेसिकली स्लोली एंड स्टेडली इज ड्रिफ्टिंग अवे, यानी दूर होता जा रहा है वो उन आइडियल से जो कि अगर हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी यानी कि जो इस दफा का किसी भी एक क्राइसिस 14 अगस्त मनाया है इसमें हमने क्या किया है, और वो वल्नरेबल हमने ऑफिशियल एड्स वगैरह दिए हैं, जिस तरह आप न्यूज़पेपर्स में देख लें, आप डिफरेंट जगहों पे देख लें, जो भी बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए हैं उसमें हमें नेशनल लीडर्स नहीं नज़र आए हैं, बल्कि करंट गवर्नमेंट जो है उनके लीडर्स या उनकी पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं। और जितनी भी हमारी, जिस तरह ट्रेडिशनली भी ये होता था कि जब भी 14 अगस्त आती थी तो जितने भी नेशनल लीडर्स थे, कायदे आज़म हो गए, इलामा इकबाल हो गए, इन सब की पिक्चर्स जो है हमें ज़्यादा मकदार में नज़र आती थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ है जी, इसके ऊपर गवर्नमेंट की नोटिस भी कब गया है? जब ये इसकी जो अपोजिशन है इसके बारे में वॉइस रेज की है सेनेट में। तो हम 14 अगस्त हमेशा से क्यों मनाते हैं? ताकि हम एक यूनिटी कंट्री के अंदर क्रिएट कर सकें। लेकिन इस दफ़ा इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग जिनाज विजन, फोकस किस चीज़ के ऊपर था? प्रेजेंट डे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स के ऊपर। और हमने यही जो है, जो जितनी भी सेलिब्रेशंस हुई हैं 14 अगस्त के हवाले से, उसमें भी हमने यही चीज़ एविडेंट देखी है। इंडिपेंडेंस डे का ट्रू स्पिरिट क्या होता था? जब आप फ्रीडम, यूनिटी और सेक्रीफाइसेस ऑफ फाउंडर्स को याद करते थे, उनको मनाते थे। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि हमने 14 अगस्त पे क्या किया है, एक विक्ट्री परेड की है, जो कि हमने
ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के बाद 14 अगस्त पहला मनाया है, तो उसके हवाले से ये एक ऐसा इवेंट बन गया जो कि ज़्यादा ये लग रहा था कि ये डिफेंस डे का इवेंट है, बजाय इसके कि वो ये लगता है कि ये 14 अगस्त का इवेंट है। इसलिए तमाम जो सारी डिस्कशंस थी, स्पीचेस थी, वो किस चीज़ के अगेंस्ट इवॉल्व कर रही थी, वो इसी चीज़ के अगेंस्ट इवॉल्व कर रही थी कि आर्म फोर्सेस की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं और हमने किस तरह से ईस्टर्न नेबर यानी इंडिया से अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो 14 अगस्त की अहमियत थी वो कहीं सबड्यू होगी, और हम लोगों को जो मिलिट्री और करंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी अहमियत ही हर जगह उजागर होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ चेरी ऑन द टॉप क्या था, सिचुएशन को और वर्स किस चीज़ ने किया कि आपकी जो कंट्रोवर्शियल अवार्ड सेरेमनी हुई है। अब आपको पता है कि 14 अगस्त पे काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, निशान इम्तियाज़ हो गया या इस तरह के डिफरेंट, और वो किसको मिले हैं, वो जी पॉलिटिकल लॉयलिस्ट को ही मिले हैं, यानी हुकूमत ने अपने ही बंदों को खुद ही अवार्ड्स जो हैं वो नवाज दिए हैं। किस तरह से इसकी एग्जांपल है कि जी पूरी कैबिनेट को अवार्ड दिया गया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है स्लीपलेस नाइट गुजारी ड्यूरिंग द वॉर दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके साथ साथ 8 लॉ मेकर्स को डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने फॉरेन डिप्लोमेटिक विजिट्स वगैरह किए थे और उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। यानी जो असल हीरोज़ हैं जो कि ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं रहा, और बल्कि गवर्नमेंट ने अपने ही जो ज़्यादा करीबी लोग हैं उन्हीं को अवार्ड्स वगैरह नवाज दिए हैं। इसमें कि प्राइम मिनिस्टर को भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर इस चीज़ को भी ऐसा बनाया गया जैसे पता नहीं कि क्या उन्होंने पॉलिटिकल एक माइलस्टोन अचीव किया है, और उनको खुद ही से कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मिल रही थी। और इस सारी अवार्ड सेरेमनी में हमने कहीं पे मेरिट को जो है फुलफिल होता हुआ नहीं देखा। ये क्या हुआ है जी, इसकी वजह से मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई है फॉर नेशनल रीअफर्मेशन, यानी कि 14 अगस्त को एक ऐसा डे मनाया जा सकता है जिसके थ्रू हम एक सारी कंट्री को यूनाइट करें, जिना के विजन के अंडर लेकर आएँ और रीअफर्म करें कि जिना का क्या विजन था। लेकिन हमने इनको क्या किया है कि 14 अगस्त को हमने एक वो दिन बनाया है जिसमें हमने डिस्प्ले किया है ऑफ पावर, पार्टीजनशिप एंड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, यानी अपने मुंह मियाँ मिठू हमारी हुकूमत खुद ही बनी रही है और ये जो लीडर्स हैं अभी के वो खुद ही बने रहे हैं। इसमें हमें मैसेज क्या मिलता है कि पाकिस्तान नीड्स टू रिटर्न टू आइडियल्स ऑफ यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड इंटेग्रिटी, जिसमें स्पेस हो फॉर द ऑपोजिशंस, जिसमें हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और जिसमें हम इंक्लूसिविटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, बजाय इसके कि हम जो है डिस्प्ले ऑफ पावर करें और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करें। लास्ट आर्टिकल हमारा जी हॉकी के बारे में। अब आप सबको पता है कि हॉकी पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, और पास्ट में हमने हॉकी के अंदर बहुत ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स भी जीते हैं और हम वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं। लेकिन ये एडिटोरियल किस बारे में है, हॉकी के वोज़ के बारे में, यानी हॉकी की करंट सिचुएशन और प्रॉब्लम्स के बारे में है। अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि 1960 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान क्या था जी, किंग था ऑफ वर्ल्ड हॉकी। लेकिन आज पाकिस्तान की हॉकी जो है वो बहुत ही बुरे हालात में है, यानी इतने बुरे हालात में कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको कोई वो नहीं, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। जो टीम है उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपने आप को रजिस्टर करवा सकें। इसके साथ साथ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको उनकी पे भी नहीं मिलती, यानी कि वो अनपेड ही खेल रहे हैं। और पाकिस्तान क्या है कि जी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनमें पैसे ना होने की वजह से या गवर्नेंस की हॉकी में प्रॉब्लम्स होने की वजह से पाकिस्तान जो टॉप लीग्स है उनमें कम्पीट ही आज नहीं कर पा रहा। तो क्या है ये पाकिस्तान की हॉकी का प्रॉब्लम, क्या क्या है जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो नेशनल स्पोर्ट है पाकिस्तान का वो आज बहुत ही बुरे financial and governance crisis. As I said कि it is not only a financial crisis but it is a governance crisis as well. So पाकिस्तान की हॉकी जो है उसने क्या किया, डिमांड किया कि 350 मिलियन उनको फंडिंग के तौर पे चाहिए। अब गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उनका कोई ट्रस्ट नहीं हॉकी पे रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनके अंदर गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आप हमें अकाउंट स्टेटमेंट्स दें और आप बताएं कि आपने पास्ट में जितनी भी ग्रांट्स वगैरह दी थी उनका आपने क्या किया है। तो उन्होंने चूंकि ये प्रोवाइड नहीं की, इसलिए उनको फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की वजह से उनको फंडिंग प्रोवाइड नहीं की गई। अब जब उनको फंडिंग प्रोवाइड नहीं की गई तो पाकिस्तान जो है प्रो लीग में क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया इनिशियली। लेकिन उनको बाद में एंट्री तब मिली जब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने खुद ही विड्रॉ कर ली हाई कॉस्ट जो उन्होंने रखी थी, यानी कि अगर तो वो ना विड्रॉ करता न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट तो पाकिस्तान आज इस बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना कर पाती। अब गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का डिसीजन था उसकी वजह से क्या था कि जी पाकिस्तान की जो हॉकी है
उसकी पुअर गवर्नेंस है वो कंटिन्यूड रहती, और उसकी वजह से ही हम देख रहे थे कि ये उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे फंड। तो अब क्या है कि अब पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, यानी कि अब टॉप रैंक टीम्स में पाकिस्तान दोबारा से जाके खेल पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की हॉकी के प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नेंस के तो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए पार्टिसिपेशन इन प्रो लीग, लेकिन कंडीशंस के साथ करें कि आप जो हॉकी लीग है पाकिस्तान की वो इम्प्रूव करें अपना गवर्नेंस को, वो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें, और इसके साथ साथ जितने भी प्लेयर्स हैं उनके जितने जितने पैसे रहते हैं या अमाउंट्स रहती हैं उनको क्लियर किया जाए। क्यों? क्योंकि हॉकी को रिवाइव करना एसेंशियल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हॉकी की, और हमने ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आज हवा में बात करें, हमने पास्ट में ये प्रूव किया हुआ है। और इसको करने के लिए क्या होगा, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें हॉकी की जितनी भी रिजीम है उसके अंदर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत है, उसके अंदर हमें गवर्नेंस के क्राइसिस को ओवरकम करने की ज़रूरत है, विदाउट विच हम हॉकी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। So that's all from my side today. I hope that this video was helpful. Till next video, thank you and Allah Hafiz.